मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने इस धरती का रूप संवारा। जी हाँ, अपने छेनी और हथौड़े से प्रकृति का सृजन करने वाले मजदूरों का आज एकता दिवस है, 1 मई यानी कि मजदूर दिवस। और इस सिलसिले में जयपुर में मजदूरों की एक बड़ी एकता देखी गई है, जहाँ पर बनी पार्क स्थित एक जनउपयोगी भवन में जयपुर के मजदूर इकट्ठा हुए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है, मजदूरों के नेता आए हैं। एक तरह तरह की मांगे हैं, सरकार से कुछ मांगे हैं, समाज से कुछ मांगे हैं। मजदूरों के जो नेता हैं हरकेश, तो हरकेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मजदूरों के नेता हैं, आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि मजदूरों के मुद्दे आखिर क्या हैं। हरकेश जी, राजस्थान में बहुत जल्दी विधानसभा के लिए चुनाव आने वाले हैं। मजदूरों की जो एकता है यहाँ आज के कार्यक्रम में, मजदूर एकता की बड़ी बातें की जा रही हैं। मजदूरों की एकता किस तरफ जाने वाली है? देखिए, आज से 1 मई दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो ये मजदूरों के लिए, हमारे लिए गौरव का दिन है और सम्मान का दिन है। इस रूप में हम लोगों ने यहाँ मनाया और इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी मजदूरों के हकों की बात भी की है। जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है, तो राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण बोर्ड बना करके सभी को सामाजिक सुरक्षा देने की बात और वादा किया था, लेकिन अभी तक तो पूरा किया नहीं है। हालांकि बजट में घोषणा की कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। तो पहली मांग ये है मई दिवस के अवसर पर कि राजस्थान सरकार ने जो वादा किया अपने जन घोषणा पत्र में, उसको पूरा करे और तभी निर्माण मजदूर और डोमेस्टिक वर्कर मजदूर भाई बहन काफ़ी बड़ी थोड़ा ही टाइम बचा है, सरकार का चुनाव बहुत जल्दी नज़दीक आने वाले हैं और आपका आरोप है कि सरकार ने जो घोषणा पत्र में मजदूरों के लिए वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। क्या कदम है आपका? आगे हम लोग इसी मुद्दे को चुनाव में भी लेके जाएंगे और हम तत्काल चाहेंगे कि अभी तो चुनाव होना बाकी है, राजस्थान सरकार उस प्रक्रिया का आगे बढ़ाए और तत्काल इसको लागू करे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करे। और नहीं मानी गई आपकी बात चुनाव से पहले तो नहीं मानी गई तो सभी जानते हैं कि हम लोग पूरी जोर शोर से इसका विरोध करेंगे। एक बड़ा मतदाता वर्ग है मजदूरों का राजस्थान में आपने सही कहा, करीब करीब राजस्थान में 78 लाख के आसपास तो नरेगा मजदूरी है और इसके अलावा निर्माण मजदूर है। तो 7 करोड़ आबादी में बड़ा करोड़ों की संख्या नहीं तो 2.5-3 करोड़ तो मजदूर हैं ही हैं। और इनकी सामाजिक सुरक्षा का जो मुद्दा है, राजस्थान सरकार को तत्काल हल करना चाहिए। ये बताइए, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए मजदूरों के पक्ष की तरफ से जो दोनों ही पार्टियों के और जो भी पार्टियां हैं उनके घोषणा पत्र में शामिल होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, जो शामिल होना चाहिए। दोनों पार्टियों को घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। दूसरा है कि श्रम कानूनों का इम्प्लीमेंट हो, कि जो भी राजस्थान और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के श्रम कानून हैं, आज वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आज भी आप जाके देखेंगे, मई दिवस के अवसर पे मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे काम लिया जाता है। आज भी गार्ड 12 घंटे ड्यूटी करता है, लेकिन न्यूनतम वेतन भी उनको ठीक से नहीं मिल रहा है। 8 से 10 हज़ार भी नहीं मिल रहा, कहीं 5,500 हज़ार मिल रहा, कहीं 6,500 रुपया मिल रहा है। तो कम से कम जो न्यूनतम आज के दिन, जो गौरव का दिन इस रूप में है कि 8 घंटे का काम का दिन होगा, 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटे कमाएंगे, 8 घंटे बच्चों को देखेंगे, लेकिन कम से कम सरकार को 8 घंटे का कानून लागू हो, सभी जगह लागू हो श्रमिकों के लिए, वो तो कम से कम इम्प्लीमेंट सरकार कराए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और कौन कौन से मुद्दे हैं जैसे कि? इसके अलावा तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार से जो अभी ई श्रम कार्ड इन्होंने बनाया है, सब मजदूरों को दिया है, लेकिन उसमें सामाजिक सुरक्षा योजना कोई चालू नहीं किया है। अभी 1996 का एक्ट का भी निर्माण मजदूरों के लिए डायरी वाला कानून बोलते हैं, वो बनाया है, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। तो राजस्थान सरकार जितने श्रमिकों के हितों में कानून बनाए हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों चाहे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हों, उनके वो इम्प्लीमेंट करे और एक प्राइवेटलाइजेशन बंद हो, जिससे संगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, यदि उसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा तो वो भी असंगठित होगा। और हमारे सार्वजनिक जो कल कारखाने हैं उनको सरकारें मजबूत करें, जिससे सभी लोगों को स्थायी रोजगार मिले। अगर जी एक बात बताइए, हर वर्ग का एक
अलग अलग तरह की स्कीम चलती हैं। अभी राजस्थान सरकार ने ओपीएस लागू किया है, यानी कि जो कर्मचारी हैं रिटायर होने के बाद में उनका क्या होगा। मजदूरों को लेकर एक गजब की बात है कि मजदूर रिटायर्ड हो जाएगा, यानी कि जब वो मजदूरी करने के लायक नहीं बचेगा तो उसके लिए क्या प्रावधान है, वो कैसे अपने परिवार का गुजारा करेगा, क्या उसका रोजी रोटी का होगा। देखिए, इसमें तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक पेंशन योजना सरकार को लानी चाहिए। मजदूरों को अलग से, हाँ, अलग से। हालांकि सरकार ने एक पेंशन योजना शुरू भी कर रखी है अपने स्तर पे, लेकिन वो कवर ठीक से नहीं हो पा रही है। जैसे वो 50 एक जो पेंशन योजना उसमें 40 के बाद मजदूर उसमें शामिल नहीं हो, तो एक स्पेशल भारत में सभी मजदूरों के लिए एक पेंशन स्कीम सरकारों को बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिला के। तभी वो सामाजिक सुरक्षा का मतलब यही है कि बुढ़ापे में उनको पेंशन मिलेगा तो उनको जीवन में आगे आसान होगा। महिला मजदूरों का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं की भी एक सुनिश्चित भागीदारी देखने को मिलती है। आज के आपके कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में महिला मजदूर आई हुई हैं। महिला मजदूरों के कौन से बड़े मुद्दे हैं? महिला मजदूर का तो सबसे बड़ा मुद्दा असंगठित क्षेत्र में तो हम ये देखते हैं कि वेतन जो है वो बराबर नहीं मिलता, पुरुष और महिला के। हाँ, महिलाओं को कम मिलता है। और जहाँ महिलाएं असुरक्षित बहुत हैं तो उनको जहाँ वो काम करती हैं कार्यस्थलों पर, उनको वहाँ पर सुरक्षा की भावना पैदा हो। और दूसरा क्या है कि महिलाओं के लिए स्पेशल सरकार को सुविधाएं भी कार्यस्थलों पर जुटानी चाहिए। और एक ये सबसे बड़ी है। और महिलाओं के लिए जैसे राशन दिया है, तो असंगठित क्षेत्र की सभी महिलाएं जो इस कानून में भी आती हैं, जो कानून बना 2013 में राइट टू फूड वाला, उसके बावजूद भी उनको राशन या पौष्टिक आहार की बड़ा एक संकट अभी भी मौजूद है। और आपने कोरोना में भी देखा कि करीब 8 करोड़ मजदूरों ने जब पलायन किया, और महिला मजदूरों का तो सबसे ज़्यादा, बच्चों और महिला मजदूरों को सबसे ज़्यादा उनको सामना विपत्ति का करना पड़ता है, आज भी करना पड़ता है। तो उनके लिए एक स्पेशल उनका वेतन, बराबरी का वेतन हो, कार्यस्थलों पर उनकी सुविधा हो। आप जहां महिलाएं रहती हैं असंगठित क्षेत्र के, मैं देखता हूं बिल्डिंगों के साइडों पर, वहां किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और उनको भी मकान मिले, आवासीय सुविधाएं मिले असंगठित क्षेत्र के। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं, जिनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में होती हैं। उनका आवास, रहने की सुविधा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल वाजिब उठाया कि पलायन करके गांव से शहरों की तरफ या राज्यों से दूसरे राज्यों की तरफ जो भी माइग्रेशन होता है, उनका ये मुद्दा बड़ा, एक तो आवास का बड़ा मुद्दा है। शहरों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए सरकार की, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, ताकि आराम से मजदूर यहाँ रह सके, उनका आवास का जो इशू है वो हल हो सके, फिर वो अपना काम करे? नहीं, हमने तो आज हम लोगों ने अपने मई दिवस पे भी ये मांग की है कि बनाने वाला कौन है? मकान बनाता सारा श्रमिक बनाता है, उस मकान की सफाई करने वाला भी श्रमिक ही होता है। और वो ही 3 सेटों में ऐसी जगह रहते हैं जहां लोग रात को सुबह 4-4 बजे लेटरिन बाथरूम के लिए लाइन लगाते हैं। और 45-45 साइड हैं, वहाँ पर 2-2 लेटरिन बाथरूम हैं। साइडों पर कोई सुविधा नहीं है, बहनें खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। तो एक नरकीय जीवन है। तो जिसने मकान बना के दुनिया को बसाया, उसका अपना घर नहीं है। और जिसने दुनिया के मकानों की सफाई की, उसका अपना घर नहीं है। तो सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। आवासीय सवाल मजदूरों का, माइग्रेट मजदूरों का बहुत बड़ा सवाल है। और एक उनकी सुरक्षा का सवाल है। उनको आज भी लगता है कि जयपुर में मैं बाहरी हूँ। एक और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, वो समाज से भी अपेक्षा है कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो। और पुलिस प्रशासन से भी अपेक्षा है कि उनसे व्यवहार, बराबरी का व्यवहार हो। वो अपने ही देश में पराये की तरह रहता है। चुनाव बहुत नज़दीक है, मजदूर एकता में किस तरह की बेचैनी महसूस करते हैं आप? देखिए, हम लोग चुनाव दोनों पार्टियों के एजेंडे में मजदूरों के मुद्दों को, घोषणा पत्र को शामिल कराने के लिए अभियान चलाएंगे। और कांग्रेस सरकार से विशेष करके निवेदन करेंगे कि वो अपने वादे को पूरा करे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। अब वो तो पॉलिटिकल सवाल है, उसका तो मैं क्या जवाब दूं अशोक गहलोत जी की। यदि आपको आपने जैसे कि अभी मांग उठाई कि अगर सरकार से मांग है कि वो आपका जो इशू है उसको तुरंत सॉल्व करे, अगर उस इशू को चुनाव से पहले सॉल्व कर दिया गया तो क्या मजदूर एकता सरकार रिपीट करवाने में सहयोग करेगी? देखिए, सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य की बात है।
यदि कोई भी सरकार मजदूरों के हितों में काम करेगी तो निश्चित रूप से मजदूर उसके हित में जाएगा ही, उसके हित में अपना सपोर्ट भी करेगा ही। यदि कांग्रेस सरकार अपना घोषणा पत्र के अनुसार वादा पूरा करती है तो सरकार के साथ मजदूर खड़ा होगा, और नहीं करती है तो खिलाफ फिर खड़ा होगा। तो बस स्वाभाविक रूप से मजदूर तो वैसे सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी मांग उसकी पूरी नहीं होगी तो कैसे सपोर्ट करेगा। अब बीजेपी आए या कांग्रेस आए, मजदूर के घोषणा पत्र पे काम हो, उनकी मांगें शामिल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई श्रम कार्ड बना दिया लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, उससे कुछ फायदे नहीं हो रहे। तो जितनी सामाजिक स्कीमें बनाई गई हैं या श्रम कानून बनाए गए हैं उनको व्यवहार में दोनों सरकारें ठीक तरह से लागू इम्प्लीमेंटेशन नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में भर्तियां नहीं हो पा रही। जिला स्तर पे लेबर डिपार्टमेंट में कोई लेबर इंस्पेक्टर तक नहीं है। तो सरकार जो है मजदूरों को इग्नोर ना करे, और सभी जानते हैं कि इस देश में 42 करोड़ मजदूर हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूर दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस देश की आधार हैं, इस देश का आधार हैं, जो इस देश का विकास का बुनियादी हमारे प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं। तो फिर इग्नोर क्यों किया जाए। एजुकेशन बड़ा मुद्दा है। हरकेश जी, आपने भी कहा, मैंने भी जैसे कि ये बात कही थी कि बड़ी संख्या में गांवों से शहर आते हैं लोग, यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मजदूर का बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो कैसे बात बनेगी? ये सवाल बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं तो इससे और भी आगे कहना चाहूँगा। अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और इसको पिएगा मजदूर का बेटा तो शेर बनेगा। तो हम शिक्षा को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और शिक्षा की विशेष करके जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके क्राइटेरिया जो बना दिए हैं कि जैसे अब जाति प्रमाण पत्र है, बिहार का मजदूर यहाँ कहाँ से ला के देगा, अब गांव का मजदूर है वो यहाँ कहाँ से लाएगा। तो जो राइट टू एजुकेशन का जो बिल आया है उसमें उसके तहत उनमें तमाम चीज़ें हटाई जाएं, और ये जो एक शिक्षा में जो कैटेगरी दी गई है कि आपको 25% आरक्षित सीटें हम लोग प्राइवेट स्कूल में देंगे, ये ऐसी भीख हम मजदूरों को नहीं चाहिए, उससे एक बड़ा दुर्व्यवहार होता है। तो एक एजुकेशन पॉलिसी में जैसे अभी हम डायरी वाले कानून की बात करें, उसमें सरकार ने एक मोटा पैसा रखा है कि बच्चों को शिक्षा मिले, उसकी छात्रवृत्ति मिले, हमारे कुछ साथियों को मिला है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे देश भी आगे जाएगा, मजदूर भी आगे जाएगा। लेकिन इसके लिए शहर में जब वो पलायन करके आ जाता है तो उसके लिए व्यवस्था होगी, और आवासीय हॉस्टल बनने चाहिए। बोर्ड में भी पिछले साल हमारी बात हुई, सरकार से मांग की कि क्यों नहीं आवासीय हॉस्टल जो है मजदूरों के बच्चों के लिए बने, जिससे मजदूर वहाँ बच्चा पढ़े और कंपटीशन की तैयारी करे। तो ये हरकेश जी थे, मजदूरों के नेता हैं। इन्हीं के नेतृत्व में आज का जो कार्यक्रम मजदूर एकता को बड़ी बड़ी बातें कही गई है, और इनके मुद्दे आप सब लोगों ने सुने। इनकी मांग है कि चुनावी घोषणा पत्र में मजदूरों के जो भी मुद्दे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां उसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानोत, जयपुर।